जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। किसका? सिविक्स का, या फिर आप इसको पॉलिटी बोल सकते हो। हिंदी वाले बच्चे देख रहे हो तो नागरिक शास्त्र। इसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा लोकतंत्र के ऊपर फोकस है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से ऊपर फोकस है, ठीक है। आज हम बाईलैंग्वेज रखेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब समझाएंगे। मेनली लिखेंगे सब कुछ इंग्लिश में, लेकिन हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा भी समझना तो हिंदी में चाहता है, तो हिंदी में भी हम लोग अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो आपको बस इस क्लास में बने रहना है। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, 2 पार्ट में, और बाद में देखेंगे व्हाई इज डेमोक्रेसी। हम दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो आपको बस एग्जाम लीजेंड्स चैनल पे बने रहना है। हम इसके सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो जो बचपन से पढ़ते हुए डिफिनीशन है डेमोक्रेसी की, वो मैं एक बार दोहराता हूँ। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आपने बचपन से पढ़ी है, छोटे से पढ़ी है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है अब जो हमारी लैंग्वेज है या फिर जो हमारी क्लास है, उसमें दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट। ये जो सिंपल डेफिनेशन ये काफ़ी नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि बचपन से 6, 7, 8 तक यही पढ़ा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। तो अब ये वैलिड क्यों नहीं है? अगर आपके दिमाग में सवाल आया है तो वो आना जायज़ है बिल्कुल, उसके कुछ आंसर्स भी हैं। क्यों? वी हैव स्टार्टेड विद सिंपल डिफिनीशन रेज्ड मैनी क्वेश्चन। अगर हम इससे स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पर स्टार्टेड होगा, वी हैव स्टार्टेड विद सिंपल डिफिनीशन। हमने सिंपल डिफिनीशन से स्टार्ट किया तो उसने रेज कर दिए बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसने रेज कर दिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जो डेमोक्रेसी, इसमें कौन है? हु आर द रूलर्स। रूलर्स कौन है? सबसे पहले बताओ कौन सत्ताधारी हैं, कौन सी पार्टी सत्ता पे, ये बताओ। फिर उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेसी में कौन सा इलेक्शन होता है, ये आपको जो डिफिनीशन है ये नहीं बता रही, ठीक है। फिर आपका हु आर द पीपुल, हु आर द पीपुल। पहले तो लोग कौन है, कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन में हैं या फिर आपके इलेक्शन में ना, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन में कौन से पीपुल हैं। और हु कैन बी इलेक्ट एज रूलर्स, कौन रूलर्स बन सकते हैं, और कौन इलेक्टेड एज रूलर्स, कौन रूलर बना सकते हैं, मतलब कौन इलेक्ट कर सकते हैं रूलर्स को, कौन सत्ताधारी को जो आपका पावर में उसको ला सकते हैं, और कौन पावर में आ सकते हैं, ये बात। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपकी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, आपकी राजशाही होती है, ऑटोक्रेसी होती है ना। अलग अलग देशों के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। आप क्या करोगे, आप ये ओवरव्यू के लिए हमारा था, इसको आप नोट करोगे। अब जैसे अब हमारा इसमें क्या व्हाट इज डेमोक्रेसी में हम इसके फीचर्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, इसके जो साथ में आर्गूमेंट हैं कि मतलब डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, सबके आर्गूमेंट्स में हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर कवर करेंगे एनसीईआरटी को बेस बना के। जब तक आप ये नोट करो। तो अब हमें देखो, हमने बात की व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। और डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी डिफिनीशन है, जो मतलब एक डिफिनीशन लिखी जो नॉर्मल सी है, बेसिक सी है, जो बेस्ट डिफिनीशन होगी वो आपको लास्ट में मिलेगी, और वो छोटी डिफिनीशन नहीं होगी, उसको मतलब आप लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझोगे। लेकिन इसके व्हाट इज डेमोक्रेसी के बाद जो सेकेंड चीज़ आती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप हेडिंग डालोगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेनली आपके 4 फीचर्स होंगे, ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग एक एक करके और विद एग्जाम्पल ही हर फीचर को समझेंगे, ठीक है। पहला फीचर जो है आपका, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप सब जानते हो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, उसमें एक जनरल था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ, ठीक है। क्या नाम था? परवेज मुशर्रफ। अब इसने किया क्या 1999 में ना, 1999 में ओवरथ्रो कर दिया, किसको? ओवरथ्रोन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं इनका मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। ओवरथ्रो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और खुद क्या किया, वो शासन करने लगा। और कहाँ? यहाँ पर मिलिट्री रूल चलेगा, ठीक है। यहाँ तक इतना हुआ, और वहाँ पर मतलब उनका जो संविधान है इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। अपने यहाँ कोई मिलिट्री वाला आके ये कह नहीं सकता कि हमारे उससे चलेगा, क्योंकि जो हमारा संविधान बना है वो उनको ऐसा राइट दे ही नहीं सकता, ठीक है, जिस हिसाब से अपना संविधान डिजाइन है। अब उनमें क्या फ्लॉ था, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी क्या है, जो टॉपिक है उससे नहीं भटकेंगे। फिर इसने क्या किया, बात आई 2002 की, 2002 की हुई, इसने अपने पाकिस्तान में एक रेफरेंडम पास कराया। रेफरेंडम जो होता है, इसमें कहते हैं आपको इसको
पूरे जनता की रेफरेंडम एक तरह का आपका समझ लो इलेक्शन है, ठीक है। और वो इलेक्शन रेफरेंडम ऐसा है जिसमें बोल के बताया गया या फिर कुछ चीज़ों के माध्यम से बताया गया कि परवेज मुशर्रफ जो जनरल हैं वो एज अ प्रेसिडेंट या फिर एज अ पावरफुल मैन या फिर आप कह सकते हो वहाँ का कर्ता धर्ता हो सकते नहीं। तो उसमें 97% इनके पक्ष में वोट आए और जो आपके 3% थे वो विपक्ष में आए, ठीक है। ये परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मुझको 97% कह रहे कि मैं बन सकता हूँ, और उन्होंने अपनी पोस्ट चेंज करके अपने आप को कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, और सारे प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी। भाई अब जनरल नहीं है, अब कहा कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी। लेकिन जो यहाँ के पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स वाले थे, ठीक है, या फिर जो मीडिया थी उसने बहुत कहा, जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वाले थे या मीडिया वाले थे उन्होंने कहा ये जो हुआ है रेफरेंडम ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन उनकी एक भी नहीं चली और इन्होंने क्या किया, ये प्रेसिडेंट का रूल इनके पास आ गया। और इसमें पाकिस्तान में हुआ क्या, देखो प्रेसिडेंट ये बन गए, ठीक है, इनके पास पूरी पावर है। लेकिन जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई थी, जो मेन डिसीजन मेकिंग जो थी, भाई इलेक्टेड तो ये लोग हैं ना, डिसीजन मेकिंग जो थी वो इनके पास नहीं थी, डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं थी, जो नॉन इलेक्टेड पर्सन था इसके पास थी, परवेज मुशर्रफ के पास। तो यहाँ से एक बात आप समझ लो, डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं है, किसके पास है, परवेज मुशर्रफ के पास। और जो हमारा फर्स्ट फीचर कहता है, यहाँ से आप समझोगे फर्स्ट फीचर अपना क्या है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फीचर आपका क्या है, द डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय पीपल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कौन ले रहा है, आपका परवेज मुशर्रफ। जो हमारी ये गवर्नमेंट थी जिसको इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, वो नहीं है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, चुनाव भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लेकिन जो आपका वो है क्या कहते हैं, जो पावर है वो परवेज मुशर्रफ के पास है। अरे भाई ये इनको किसने चुना, इनको तो जनरल थे मिलिट्री के, इनको किसी ने चुना। ये जो चीज़ थी ये तो बताते हैं फ्रॉड थी, इनका मनगढ़ंत चीज़ थी, जो मतलब कोई मतलब नहीं था जिसका। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो फर्स्ट फीचर था वो लगभग बहुत बार क्या होता है, पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता। अभी आप देखोगे इमरान खान को आपका निकाल दिया ना, उससे पहले नवाज शरीफ को निकाल दिया था, वहाँ मिलिट्री रूल जब तब लग सकता है। तो फर्स्ट फीचर जो है वो अच्छे से आपका नहीं फॉलो होता है। कहाँ पर, ये आपका नहीं फॉलो होता है पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंडिया में, यहाँ पर तो फॉलो होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे सेकेंड फीचर। अब देखो सेकेंड फीचर की बात आ जाती है, उसको भी हम एक कहानी से समझेंगे। जो आपका मैक्सिको है ना, मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था आपका इंडिपेंडेंस, 1930। मैक्सिको जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। देयर इज ओनली वन पार्टी, वहाँ पर क्या था, केवल एक ही पार्टी थी ना, जिसका नाम क्या था आपका, देखोगे यहाँ पर देयर इज ओनली वन पार्टी ऑलवेज विन इलेक्शन। अब ये जो पार्टी थी इसका नाम था आपका PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। ये थी आपकी, इसका नाम अब ऐसे क्यों है, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने PRI नाम रखा है और ये हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसलिए ऐसा नाम है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये आपकी 1930 से 2000 तक आपका किस में रही है, ये आपकी रही सत्ता में। क्यों सत्ता में रही, ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही थी तो सत्ता में थी। ये एक तरह का फॉलो करती थी क्या, डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी है लेकिन यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही। कैसे, देखो जो भाई साहब अपोजिशन थे, अपोजिशन कंटेस्ट इलेक्शन बट कांट विन। अब आप कहोगे ये तो अपोजिशन में कमी होगी, जो अपोजिशन कंटेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ता था नहीं जीत पाता था। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें थी जो इनके खिलाफ यूज़ करती जाती थी। जैसे सबसे पहले तो ये क्या, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे, डर्टी ट्रिक्स, ठीक है। हम NCERT के हिसाब से चल रहे हैं, उसमें ये लोग क्या करते थे,
उसमें ये लोग करते क्या थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनवाइट्स इन पार्टी मीटिंग। देखो ऐसा नहीं होता है, आप देखते हो अपने यहाँ जो IAS हैं, PCS हैं, वो क्या इस किसी की गवर्नमेंट में उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, पार्टी मीटिंग्स में, लेकिन यहाँ पर उनको बुलाया जाता था और उन्हें समझाया जाता था कि हमारा साथ देना, विपक्ष का साथ मत देना, ठीक है, किसमें, पार्टी मीटिंग्स में, ठीक है जी। और क्या करते थे, टीचर, जो टीचर थे वहाँ के सरकारी के टीचर्स फोर्सेस पेरेंट्स टू वोट PRI, कहते थे कि आप PRI को वोट दो, सारे टीचर फोर्स करते थे, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये आप ऊपर वाली चीज़ नोट, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मीडिया थी, मीडिया ऑलवेज क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज करती थी, आपकी अपोजिशन पार्टी को, मतलब जो सत्ता में उसको अपोजिशन को करेगी, सत्ता वाले को नहीं करेगी, अपोजिशन पार्टीज, जितनी भी अपोजिट पार्टी थी उनको वो करती, क्रिटिसाइज करती थी, और वो अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको वो जरसों भी तवज्जो नहीं देती थी, मतलब कहती नहीं थी कि इसने कुछ अच्छा काम किया, ठीक, ये सब चीज़ें हुई। और सबसे ज़्यादा क्या होता था, ये आपने पॉइंट लिखें, इसके बाद एक पॉइंट लिखना, ठीक है। इसमें क्या होता था, बहुत टाइम्स क्या होता था, बूथ, जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी बूथ शिफ्टिंग हो जाती थी, बहुत बार ऐसा हुआ, शिफ्टिंग हुई, बहुत शिफ्टिंग हो जाती थी। और लास्टली आपका ये क्या करते थे, इनके डर्टी टास्क है ना, जो मेक्सिको की PRI पार्टी करती थी, बूथ शिफ्टिंग होती थी और यूज लार्ज नंबर ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता था अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अनाप शनाप कुछ भी पैसा ये लोग यूज़ कर देते थे केवल एक पार्टी को जिताने के लिए, मतलब कहीं से पैसे आ रहा है उसका कोई अकाउंटेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसे यूज़ होती थी। तो ऐसी जो डेमोक्रेसी है, यहीं से, ये मैक्सिको के एग्जाम्पल से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका सेकेंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सेकेंड फीचर लिख के निकल के आता है, उसको आपको नोट करना है। पहले तो ये नोट कर लेना, ठीक है, इसी को पर हम लिख रहे हैं। तो आपका सेकंड फीचर कुछ इस प्रकार है, फीचर जो आपकी डेमोक्रेसी है ना, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, फ्री हो, फेयर हो मतलब साफ हो, वेयर करंट पार्टी इन पावर हैव इक्वल चांसेस ऑफ लूज, मतलब जो करंट पार्टी है उसके भी इक्वल चांसेस हो ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्टोरेशन हो, जिसको कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरेट्स, यहाँ पर इलेक्शन जो है किसी के बंधन में ना हो, ठीक है। और जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाए इतना जितना आपको इसका किया जाए, मतलब कुल मिला के आपका करंट पार्टी को भी पावर मतलब उतनी हो इक्वल जीतने की जितनी जो करंट पार्टी में जो मतलब अपोजिशन में उनकी, ये ना उनको कुछ एडवांटेज मिले, सिंपल सी नॉर्मल सी बात यही है, ये आपका सेकेंड फीचर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखो जो हमारा आता है वो है थर्ड फीचर, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ आप लिखोगे थर्ड फीचर, इसमें है 1 वोट 1 पर्सन और आपका एंड 1 वैल्यू। अभी इन सब के मतलब समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, अंटिल, अच्छे से देखना हर पॉइंट, अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया डिडंट गिव वुमेन राइट टू वोट, जो आप सब जानते हैं तो गलत था ही हैं, जैसे औरतें हैं वैसे
वो जैसे आदमी वैसे औरतें, जैसे मेन वैसे वुमेन, तो दोनों को बराबर 2015 तक टाइम लगा दिया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सब जानते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे कहाँ पर, चांद पे, तो वहाँ पर एक वुमेन ही थी जिसने बहुत भयंकर कोडिंग की थी, तब जाके उस समय वो जा पाए थे। तो आप किसी को कम मत समझना। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो परसेंटेज है वो मेंस की वो ज़्यादा है, बहुत उनकी कम है, ठीक है, तो उनको ऐसा माहौल नहीं मिला या फिर उनकी कम, हम कह रहे हैं वो 10% है, लेकिन जो 10% ना वो बहुत खतरनाक है। 90% को छोड़ दो, लेकिन जो 10% वो हमसे बहुत आगे निकल जाती हैं। अब इसके बाद सेकेंड चीज़ क्या, जो आपका एस्टोनिया देश है, एस्टोनिया है ना, वहाँ होता क्या था ना, वहाँ पर एस्टोनिया देश मेड देयर लीडर्स such that there is very difficult for Russian minority to get right to vote। अब यहाँ हुआ क्या था, जो एस्टोनिया थी वहाँ के जो मेड देयर लीडर सच दैट, मतलब वहाँ के लीडर्स या फिर इलेक्शन ऐसा हो गया था कि जो वहाँ की रशियन माइनॉरिटीज़ थी उनको राइट टू वोट मिलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, डिफिकल्टीज हो रही थी ना, वेरी डिफिकल्ट फॉर रशियन माइनॉरिटीज़। अब थर्ड आपका किसका एग्जाम्पल है, फिजी का। फिजी में क्या थे आप समझ लो, दो लोग रहते, एक इंडिजीनियस फिजी, और एक होते थे आपके इंडियन फिजी, ठीक है। तो इसमें हुआ ये जो इंडिजिनस फिजी थे उनकी वैल्यू क्या थी, मोर वैल्यू वोट थी उनकी, मतलब उनके वोट की वैल्यू थी लेस वैल्यू वोट, और इनके जो थी जो इंडियन फिजी थे इनके वोट की वैल्यू लेस थी। तो आप देख सकते हो साफ साफ गलत है। पहले में क्या है, 1 वोट ही नहीं मिल रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, मतलब पर्सन वाला 1 पर्सन वाला सिस्टम नहीं बन पा रहा है, और वैल्यू वाला भी नहीं बन पा रहा है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहीं से हमारा थर्ड वाला निकल के आता है, जो हमारा थर्ड फीचर क्या है, ईच एडल्ट, यहाँ आप लिखोगे ईच एडल्ट सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव 1 वोट विद 1 इक्वल वैल्यू, मतलब सबकी वैल्यू इक्वल हो, विद 1 इक्वल वैल्यू, यानी सबकी अलग अलग वैल्यू हो। ये आपका जो है थर्ड फीचर है। होप है ये भी अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हमारा फोर्थ एंड फाइनल राइट है, जिसको हम लोग सिटीजन्स राइट्स भी कह सकते हैं, जो मतलब फीचर्स है, फोर्थ फीचर है आपके डेमोक्रेसी का। तो इसका एग्जाम्पल हम जानेंगे जिम्बाब्वे से। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, अब ये जिम्बाब्वे कब इंडिपेंडेंट हुआ था आप सबको पता होगा, इंडिपेंडेंस 1980, गोरों से आज़ाद हुआ था 1980 में, ठीक है। देयर इज रूल ऑफ जानू पीएफ पार्टी लीडर, इनके लीडर से क्या नाम था उनका, रॉबर्ट मुगाबे आप लिख लो, रॉबर्ट मुगाबे याद रखना नाम, ठीक, इनका लीडर मुगाबे। अब ये क्या हुआ, इन्होंने 1980 से राज चालू किया और उनका 2017 तक लगातार चलता रहा, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थे, पहली बात तो ये आप कह सकते हो ना, पॉपुलर थे, लेकिन बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते थे। मतलब क्या करते थे, ये ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जिनसे ये इलेक्शन दिखते नहीं। जैसे क्या करते थे, पब्लिक जो थे आपके, मतलब क्या कहते हैं, आपके जो अपोजिट लीडर थे, उनको हैरास किया जाता था, मतलब उनके साथ गलत कुछ भी करना, ठीक है, मतलब उनको या परेशान करना या उनके कुछ भी, मतलब उनके ऊपर उल्टे सीधे केस लगा देना, ये सब उनके साथ होता था।
और क्या होता था, टेलीविज़न और जो रेडियो था उनके साथ था, टेलीविज़न एंड रेडियो विद मुगाबे, वो मुगाबे के साथ जो वो कहता था वही करते थे, ठीक है। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट होता था उसको इलीगल कर देते थे, पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट आपका क्या होता था, बिकम अनलीडर, बिकम इलीगल, कहते थे ये इलीगल है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। फिर इसमें हुआ क्या भाई, थी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जो रोल लगा के इनको 2017 में किक आउट कर दिया गया, इनको हटा दिया गया, किसने, 2017 में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब भी थी, लेकिन जो थी रूल अच्छे से, वो सिटीजन से राइट्स को सुनते नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनको हटाने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए, ये सिटीजन्स के राइट की, सिटीजन्स के जो राइट थे वो इनको ये नहीं मान रहे थे, ठीक है। कोर्ट जजमेंट को नहीं मानते थे, जो कोर्ट अपना जजमेंट देता था जुडिशरी उसको नज़रअंदाज करते थे, तो कोर्ट भी इनके पीछे पड़ गया, ठीक है। और क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ थे उसमें चेंज करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मानते नहीं थे, उसमें चेंज करते थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। इतनी चीज़ें थी जो इनके खिलाफ गई, और इनको काफ़ी लंबे समय तक शासन क्यों किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस में इनका बहुत साथ था, किसका, मुगाबे का, मुगाबे का इंडिपेंडेंस में बहुत साथ था। जैसे अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी थी, बहुत सालों तक रही, ठीक है। अब कोई और पार्टी है, एक ही समय तक कोई इंसान चल सकता है, ठीक है। फिर आप देखो, जैसे अपने यहाँ नेहरू चले 17-18 साल तक, फिर थोड़ा चेंज आया पार्टी में, वैसे हर देश का लगभग ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप इतनी नोट कर लोगे इसमें, लेकिन हाँ इसकी डिफिनीशन जैसे लिखना हो तो आप लिखोगे इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इतना नोट कर लो, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोट करोगे, यहीं पर लिख देते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ फीचर, ठीक है, ये लिखना है, फोर्थ फीचर है, फोर्थ एंड फाइनल, ये आपका फाइनल फीचर भी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट शुड रूल अंडर लिमिट सेट बाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या देना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, ठीक है। जो सिटीजन राइट्स उन दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ पूरी अच्छे समझ में आई, ठीक है। आप क्या करोगे, ये भी पूरा नोट कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ से तो यही बात सामने आई होगी कि जो आपकी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसी है, वो सबसे अच्छी है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसको हम लोग आराम से पूरा क्या कहते हैं कर सकते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं है आपकी, वही सबसे अच्छा फॉर्म है। तो लेकिन बहुत लोग हैं, जैसे मान ली बहुत जगह ऑटोक्रेसी है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें चल नहीं सकती, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, बात ऐसी आएगी कि मतलब वहाँ पर यही लोग कहेंगे कि जो मतलब जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह है, तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा जो राजशाही है या फिर जो आपका मोनार्की है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो उनके जो आर्गूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, आप देखोगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब वो क्या आर्गूमेंट देखते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला तो उनका आर्गूमेंट यही रहेगा कि जो है जो लीडर्स है वो कीप चेंजिंग, लीडर्स चेंज होते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। पहला आर्गूमेंट क्या है, लीडर्स जो हैं लीडर्स कीप चेंजिंग। जो लीडर्स से यही बात है 5 साल या 6 साल के अंदर चेंज होते हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग, नो स्टेबिलिटी, ठीक है। ये पहला पॉइंट उनका, ये तो बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंसल्टेशन जो होता है, कंसल्टेशन बाय मैनी पीपुल्स लेट्स टू डिलेस इन डिसीजन। जो डिसीजन होता है उसमें क्या होता है, डिले होता है बात की नहीं सही। अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो कोई भी लेंगे आपके लिए जो क्या कहते हैं, कोई भी आपका डिसीजन मेकिंग होगी उसमें क्या होगा, डिले होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग से कंसल्टेशन करना है आपका, वो क्या कहते हैं वाद विवाद होगा, बातें होंगी, तब जाके हो पाएगा, ये भी बात है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या रहेगा, करप्शन
करप्शन तो होता ही है लीडर्स के अंदर ना, ये तो इससे कोई डिनाई नहीं करता, हर जगह नहीं, लेकिन करप्शन इन इलेक्टेड लीडर्स, जो आपके इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके अंदर करप्शन होगा, करप्शन वाली चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये पॉइंट तो ऑटोक्रेसी में सबसे ज़्यादा होता है। मान लो सऊदी अरेबिया में वहाँ पर एक जो शेख वगैरह उनके पास कितना पैसा है सब लोग जानते हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ये नहीं कर सकते कि किस में ज़्यादा। ये चीज़ ऑटोक्रेसी वगैरह में आपकी मतलब जो मोनार्की वगैरह उसमें भी बहुत सारी आपकी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो हु इज राइट फॉर हिम। अब देखो कोई ऑर्डिनरी पीपुल है, कोई गांव वाला है, या फिर आप कह दो जो मतलब किसान है जिसने पढ़ाई वगैरह नहीं की, जिसको नहीं पता कि किस लीडर को चुना जाए। वैसे आजकल सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मान लो ऐसे सिनेरियो है जहाँ पर कोई गांव है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा। पहले क्या होता था, जो राइट टू वोट था वो सबको नहीं था, केवल पढ़े लिखे लोगों को था, लगभग हर जगह ऐसा था। लेकिन आज जो है राइट टू वोट सबके पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डिनरी पीपुल जो है वो अपने राइट टू वोट का यूज़ नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते नहीं कि 1000-2000 रुपये दे दिया और वोट बिक गया, तो वो चीज़ इसमें भी है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन जो आपका राजशाही या ऑटोक्रेसी उसमें क्या होगा, उसमें तो भाई इलेक्टेड पर्सन है, वो तो कुछ भी मतलब इलेक्टेड पर्सन नहीं है, मतलब उसमें क्या है, वो तो भाई राजशाही है, वो तो उनका वंश चला आ रहा है, वहाँ कोई सेलेक्ट क्या करेगा, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे पढ़ा लिखा, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आपका है ये चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गया, ये 4-5 चीज़ें हो गई। और इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं आपका, तो ये चीज़ें तो इतनी हो गई पूरी। अब इसमें हो सकता है देखो, नो मोरालिटी। वहाँ क्या होता है, जो बहुत लोग क्यों नहीं जाते चुनाव, क्योंकि वहाँ पर मोरालिटी नहीं होती है, कोई भी नैतिकता नहीं होती, कोई भी आपका क्या कहते हैं एथिक्स नहीं होते। क्यों, देयर इज ओनली कॉम्पिटिशन, प्रतिद्वंदिता रहती है हर सबके बीच में, देयर इज ओनली कॉम्पिटिशन बिटवीन पार्टीज। भाई एक पार्टी दूसरा सोचता हम कैसे आगे निकल जाए, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसमें क्या डिसीजन करप्शन होती है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आपके आर्गूमेंट्स थे। लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखने से लग रहा है कि जो डेमोक्रेसी हो तो बेकार चीज़ है। भाई देखो आर्गूमेंट्स कैसा तुम दो, वहीं से आप अपना पर्सपेक्टिव बनाओगे। तो इसके बाद हम देखेंगे आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी या फिर आर्गूमेंट्स ऑन डेमोक्रेसी। तो जो आर्गूमेंट सपोर्ट करके उसको हम लोग देखेंगे। जब तक आप ये नोट कर लो, ये जो अगेंस्ट आर्गूमेंट है। अब हमको देखने हैं आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो ये क्या क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं जो डेमोक्रेसी के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले ये आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। आप सब जानते हो 1958 से 61 में चाइना में एक फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब वो चीज़ जहाँ पर भूखमरी का एकदम, जो आप समझ लो ना, स्टारवेशन का एकदम पीक लेवल हो, वहाँ पर लोग भूख से मरने लगे थे। वो भी नहीं कि 1000-2000, लाखों में लोग मरे थे, ठीक है। चाइना का आप देखोगे चाइना फेमाइन कब से आया था, 1958 से 61। वर्स्ट मतलब सबसे गंदा, वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ये आप समझना, इस समय ऐसी सेम हालत किसकी थी, इंडिया की थी, ठीक है। इंडिया क्या की कंडीशन, इंडियाज कंडीशन वॉज नॉट बेटर देन चाइना, बट या फिर आप देखोगे गेट, इंडिया didn't go through famine like China, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, इससे आपको एक चीज़ समझानी है ना। इंडिया डिडंट गो थ्रू फेमिनाइन लाइक चाइना, ठीक है। इंडिया में ऐसी भुखमरी नहीं आई, क्यों, क्योंकि चाइना में जो थी वो एक गवर्नमेंट, इसको कहते हैं आपकी कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी, एक पार्टी है। कोई भी अगर वो चुनाव लड़ना चाहता तो पहले इससे अप्रूवल लेगा। तो चाइना में कोई आर्गूमेंट ही नहीं होते थे, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई सवाल ही नहीं होते थे। तो चाइना की हालत ये हो गई। बाद में चाइना ने अपने आप को अच्छा किया, जब भाई देखो
होता नहीं आपका दूध का जला वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो चाइना बाद में सही हो गया, धीरे धीरे चाइना सही हुआ, ठीक है। लेकिन इंडिया कभी भी भुखमरी के कगार में नहीं आया, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया की, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका? आपके आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग अकाउंटेबल है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या है? अकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये आप पहला पॉइंट लिखोगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज अकाउंटेबल लिखना है, ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर देयर सिटीजन्स। भाई अपने सिटीजन्स के लिए जो है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा आपकी अकाउंटेबल रहेगी, तो फिक्स बात है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है आपका? देखो ये चीज़ पहली चीज़ हुई, ठीक है। व्हेन मैनी पीपल हेड्स टुगेदर फॉर अ डिसीजन, दे definitely find out possible mistake। अब बताओ ये बात सही है कि नहीं? अगर बात सही है, जो आपकी कंसल्टेशन होता है उसमें बहुत लोग होते हैं, जब बहुत सारे मतलब हज़ारों लोग एक जगह अपना सर देंगे, एक टॉपिक में लगाएंगे, तो वो बहुत सारी गलतियां निकाल देंगे। ये आपकी ऑटोक्रेसी में, या फिर कहते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है नाम की जो गवर्नमेंट, लेकिन क्या गवर्नमेंट? जहाँ एक पार्टी सिस्टम है, वो कैसी गवर्नमेंट है? वो कैसी डेमोक्रेसी? इसको हम डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। लास्ट में हम डेमोक्रेसी की एक डिफिनीशन लिखेंगे जो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं? ठीक है। और देखो हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ तो इतनी हुई। यहाँ पर एक लिखोगे आप, जहाँ से मतलब टीचर आपका खुश भी हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ट बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी कैन मतलब हम बता सकते हैं किसको? आपकी गवर्नमेंट जो है उसको उसकी गलतियां बता सकते हैं। वी कैन रियलाइजेस गवर्नमेंट्स इट्स ओन मिस्टेक। जो वो अपनी गलती करेगी उसको भी हम बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलत किया है, जिसमें फ्री मीडिया वगैरह आ जाती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम। आपकी राइट टू एक्सप्रेशन होता है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता आ जाती है आपकी लगभग ना पूरी, मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती है। उसमें एक ये है कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो गवर्नमेंट को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, जो कि चाइना में नहीं होगा। अभी देखा होगा चाइना में कैसे उसको क्या नाम है, जैकमा को गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था, ठीक। ये चीज़ तो इतनी हो गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? वी कैन सेव पीपुल बाई रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। अब देखो जैसे वहाँ नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर आए दिन परीक्षण होता है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी आप समझ लेना, जहाँ पर पार्टियाँ दो या दो से ज़्यादा हों, जहाँ पर इक्वल चांस हो आपके हारने और जीतने का, जो सत्ताधारी है और जो आपके विपक्ष पार्टी हैं वो होगी। वहाँ नॉर्थ कोरिया में एक ही इंसान है, वो अपना चुनाव कराता है, तो फालतू की चीज़ें बिल्कुल, ठीक है, और कहता है मुझी को वोट दो, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे इसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये एक ऑटोक्रेसी है, जहाँ पर एक ही तानाशाह हो, तो ये चीज़ आपकी डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। डेमोक्रेसी की अभी हम डिफिनीशन अच्छे से लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमने लिख दी अच्छे से, ठीक है। अब देखो आप सब जानते होंगे जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका में सिन्हलीज भाषा और आपकी जो कौन सी भाषा थी? तमिल, उनके बीच में लड़ाई थी। लेकिन अब वो लड़ाई शांत है, कैसे? क्योंकि वो एक आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक डेमोक्रेसी चलती है, वहाँ पर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पर उन्होंने सुलझाया। और अपने यहाँ कभी ऐसी चीज़ नहीं पैदा हुई, क्यों? क्योंकि अपने भारत में तो भाई लाखों भाषा, मतलब हज़ारों भाषा तो हैं लगभग, यहाँ पर क्यों नहीं दिक्कत होती? जिसमें से 22 ऑफिशियल भाषाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी इलेक्टेड है और भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। तो इसमें आप लिखोगे ये क्या? ये आपकी बचा सकती है किससे? जो डिफरेंसेस से लड़ाई होगी, डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट
इन आपकी इन डाइवर्सिटीज़। आप जानते हो जो डाइवर्सिटीज जैसे तमिल की अलग भाषा है, इन डाइवर्सिटीज़, इससे हमको ये बचा सकती हैं, क्योंकि भाई ये जो है ये किसी एक का पक्ष नहीं लेंगी या फिर एक के विपक्ष में जाएंगी, सबको समान की तरह देखेंगे, ठीक है। जैसे अपने आर्टिकल भी है ना, आप समझ सकते हो, उसमें लिखा है कि जो सब लोग इक्वल होना चाहिए, इक्वल विधि की समानता इसको कहते हैं, इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। ये चीज़ आप पूरी नोट करोगे। अब हम लास्ट में थोड़ा डेमोक्रेसी को जान लेंगे, वाई डेमोक्रेसी हमने बता दिया क्यों जरूरी है। अब लास्ट में डेमोक्रेसी की एक डिफिनीशन देख लेंगे और आपका ये खत्म। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, बॉर्डर आपकी जो मीनिंग है उसमें, ठीक। सबसे पहले डेमोक्रेसी, इसमें क्या होगा, पॉइंट आप लिखोगे डेमोक्रेसी में ना, ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी इन विच पीपुल, in which government elected by people, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा फेयर एंड फ्री फेयर एंड फ्री चांसेस ऑफ लूज एंड विन इलेक्शन। देखो ये जो डिफिनीशन है, यहाँ से क्या होगा कि जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो सब कुछ हो, मतलब कोई भी ऐसा सवाल जो आएगा वो इस डिफिनीशन के बाहर नहीं जाएगा। तीसरा आपका क्या है, मस्ट फॉलो ना डेमोक्रेसी, आपका इन मस्ट फॉलो, यहाँ आप लिख सकते हो डेमोक्रेसी ऊपर लिखा है ना, इन विच देखो ये ऊपर लिखा है मतलब इसके आगे लगा हुआ ये चीज़ होती है ना, इन विच गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। एंड फॉलो जुडिशरी, अगर जुडिशरी कुछ कहे तो उसको आपको अकाउंट में तो लेना है ना, फॉलो करना है या फिर अकाउंट में तो लेना है। ये नहीं कि जुडिशरी को एकदम आप नज़रअंदाज करो, जैसे कौन कर रहा था, मुगाबे जो था वो जुडिक्शन को कुछ मानता ही नहीं था। उसका कहने का मतलब था जो पावर एग्जीक्यूटिव के पास है और आपको जुडिशरी से कुछ मतलब नहीं है, तो वो गलत चीज़ थी, वो डेमोक्रेसी में नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। ये भी आप लिखो, देखो कुछ भी पॉइंट गलत नहीं होंगे। देयर इज मोर देन वन पार्टी, ठीक है, देयर इज मोर देन वन पार्टी, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक ही पार्टी हो चाइना तो उसको डेमोक्रेसी नहीं मानते, चाइना चाहे जितना कहे, रसिया चाहे जितना कहे हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी की व्याख्या करता ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और नॉर्थ कोरिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, साउथ कोरिया वाले हैं। ये इतने पॉइंट आप लिख लेना। इसी के साथ जो है देखो, जो क्लास 9th का बच्चा है उसके लिए तो हमने सब कुछ बिल्कुल कराई दिया, ठीक है। लेकिन जो आपका जो कंपटीशन वाले देख रहे हो या कोई सिविल वाला देख रहा हो, जिनको मतलब ये ब्रॉडर में समझना है, तो हमने एक एक चीज़ अच्छे से आपको बताई है कि उसमें भी कोई कमी ना रहे। अच्छे से एक एक चीज़ बताइए, और डिटेल में भी करना, कभी पढ़ना होगा तो इसका बड़े लेक्चर्स भी बनाएंगे, या आप समझ सकते हो कैप्सूल लेक्चर्स हैं जिसमें नॉर्मल आपको हम लोग सब कुछ बता देंगे। देखो NCERT पढ़नी है या तो आप बुक से पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी डाउट ना रहे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना उनको तो शब्द ही नहीं समझ में आते हैं, तो उसको हमने हिंदी में बता दिया है। हिंदी वाले तो फिर भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वालों को शब्द समझने में दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए बस ये कहना था कि उनके लिए ये क्लास बहुत एक्यूरेट रहेगी। और हिंदी वालों को मैंने हिंदी में बोल के बता दिया है, तो उनके लिए भी बहुत एक्यूरेट रहेगी, बहुत सही रहेगी वो। अगर आपको इसके और लेक्चर चाहिए तो आप इसमें इसको शेयर करना, लाइक करना, और जो भी कॉम्पिटिशन वाले हैं उनसे भी शेयर करना, क्योंकि उनको ये सब पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्लास 9th के लिए तो है ही है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिक है वो आपके NCERT होती है, और क्लास 6 से क्लास 12 तक होती है। अभी हमने 9th को चालू किया है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करेंगे। ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स इसी में मिल जाते हैं क्लास 9 के, जिसको वो चेकआउट करना हो चैनल पेज में जाएं, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।